एरिया 51 के बारे में सबने सुना है, जो नेवाडा डेजर्ट की एक टॉप सीक्रेट फैसिलिटी है, लेकिन पक्के तौर पर कोई नहीं जानता कि वहां होता क्या है। इसके बारे में सिर्फ तरह तरह की अफवाहें सामने आती रहती हैं। एक रूमर यह है कि एरिया 51 में यूएफओ क्रैशेस से रिकवर हुई एलियन की बॉडीज मौजूद हैं। वहां एलियन की बॉडी की ऑटोप्सी होती है और सालों से तरह तरह के एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे हैं। लेकिन क्या आपने कभी डल्से बेस के बारे में सुना है? माना जाता है डल्से बेस एरिया 51 से ज्यादा सीक्रेट और सिनिस्टर प्लेस है। अगर एरिया 51 वो जगह है जहां लोग एलियंस पर एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो डल्से बेस वो जगह है जहां एलियंस लोगों पर एक्सपेरिमेंट करते हैं। डेल्से न्यू मैक्सिको में कोलोराडो बॉर्डर पर बसा हुआ एक टाउन है। ये छोटा टाउन है जिसकी आबादी सिर्फ 3000 है, लेकिन यहाँ यूएफओ साइटिंग्स काफी ज्यादा होती हैं। जब इस इलाके में शुरुआती लोग सेटल होने हजारों साल पहले आए थे, तब से आसमान में स्ट्रेंज लाइट्स और ऑब्जेक्ट देखने के किस्से यहाँ मशहूर हैं। डल्से पर बेस होने के हार्ड एविडेंसेस तो नहीं हैं, लेकिन कई लोग पिछले कुछ सालों में सामने आए हैं और उन्होंने वहाँ एक बेस होने की बात कही है। कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने बेस के कंस्ट्रक्शन में काम किया था, कुछ ऐसे थे जिन्होंने बेस के अंदर ही काम किया था। कुछ लोगों ने बेस को ऊपर से देखा था, तो कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने बेस को अंदर से देखा, जब उन्हें बिना उनकी मर्जी के वहां जबरदस्ती ले जाया गया था। ईयर 1975, एक घबराए हुए रैंचर ने पुलिस को फोन किया। उसकी एक गाय को किसी ने मार दिया था और उसे लगा ये काम किसी जंगली जानवर का है, लेकिन जंगली जानवर इस तरह वार नहीं करते। ऑफिसर गेब वेल्डेस मौके पर पहुंचे और उन्होंने उस कैटल की जांच की। उस गाय के शरीर से सारा खून निकाल लिया गया था। उसकी सर्जरी करके सारे ऑर्गन्स भी निकाल लिए गए थे। गाय की बॉडी के पास किसी ट्राइपॉड के बेस जैसे निशान थे। आसपास का ग्राउंड थोड़ा दबा हुआ था, जिससे पता चलता था कि कोई ऐसा एयरक्राफ्ट वहां मौजूद था जो वर्टिकली ऊपर उड़ सकता था और सीधे लैंड कर सकता था। ट्रैक्स पर एक येलो लिक्विड भी पाया गया था, जिसे कोई भी लैब आइडेंटिफाई नहीं कर सकी थी। वेल्डर्स को समझ आया कि ये उनकी एक्सपर्टाइज नहीं है, तो उन्होंने डॉक्टर हॉबर्ट बोर्जेस को बुलाया, जो सैन डिएगो लैब्स में काम करते थे। वो साइट पर 72 घंटे के बाद पहुंचे, लेकिन गाय का शरीर डिकम्पोज ही नहीं हो रहा था। कोई भी जंगली जानवर उस गाय के करीब नहीं जा रहा था। उन्हीं 3 दिनों के अंदर गाय के कान भी काट लिए गए थे। अगले कुछ महीनों में 17 जानवरों के साथ ऐसा ही हुआ। सभी जानवरों के लिम्फ नोड्स भी निकाल लिए गए थे, उनके मल्टीपल ऑर्गन्स निकाले गए और सभी जानवरों का सारा खून निकाल लिया गया था। जल्दी इस केस में काम कर रहे इन्वेस्टिगेटर्स बीमार पड़ने लगे। उन्हें सर दर्द और नौजिया जैसी परेशानियां होने लगी। अब डॉक्टर बोगस ने इलाके का रेडिएशन लेवल चेक किया, तो उन्हें पता चला वहां रेडिएशन सामान्य से 2 गुनी ज्यादा थी। इसी दौरान रात में काम कर रहे इन्वेस्टिगेटर्स ने आसमान में ऑरेंज लाइट्स को मूव होते देखा। सुबह उस इलाके में काले हेलीकॉप्टर्स भी सर्विलेंस करते नजर आते थे। वेल्डेस को लगा शायद ये लोकल फिनोमिनन ना हो, तो उन्होंने आसपास के इलाकों में एनिमल म्यूटिलेशन के केसेस ढूंढना शुरू किया। अगले कुछ सालों में उनके पास 8000 से ज्यादा एनिमल म्यूटिलेशन की रिपोर्ट्स आईं। पॉल बेनेविट्स का जन्म 1927 में हुआ। जब वर्ल्ड वॉर 2 की शुरुआत हुई, तब उन्हें कोस्ट गार्ड की जॉब मिली। उनके पास मास्टर्स डिग्री थी और वो पीएचडी कर रहे थे। फिर उन्होंने एक इलेक्ट्रॉनिक कंपनी न्यू मैक्सिको में खोली। पॉल ने एयरफोर्स और नासा के साथ काफी बिजनेस किया था। उन्होंने कर्टलैंड एयरफोर्स बेस के पास ही अपना घर खरीदा और अपना लैब भी इंस्टॉल किया था। कर्टलैंड एयरफोर्स बेस लगभग 80 स्क्वायर माइल्स के इलाके में फैला हुआ था। यहाँ लगभग 20,000 लोग काम करते थे। कर्टलैंड में ही वेस्टर्न हेमिस्फीयर के सारे न्यूक्लियर वेपन स्टोर किए जाते हैं। पास ही मैंजानो माउंटेन्स मौजूद हैं और उसी इलाके में लगभग 40 सीक्रेट टनल्स भी एग्जिस्ट करती हैं, जो कहाँ जाती हैं किसी को नहीं पता। पॉल बेनेविट्स एक अच्छे इंजीनियर थे और उनकी दिलचस्पी यूएफओस में थी। उन्होंने अपनी बालकनी से कई यूएफओस को ऑब्जर्व किया था और फिल्म भी किया था। पॉल ने कुछ यूएफओ ग्रुप्स के साथ भी काम किया था, जैसे एरियल फिनोमिनन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ईयर 1979 में पॉल ने एक कॉन्फ्रेंस अटेंड की, जहां उनकी मुलाकात वेल्डेस से हुई। वेल्डेस ने उन्हें कैटल म्यूटिलेशन और यूएफओस के बारे में बताया और दोनों की अच्छी दोस्ती हो गई। वेल्डेस उस इलाके में अक्सर स्ट्रेंज फिनोमिनन को इन्वेस्टिगेट करने के लिए भेजे जाते थे। वहीं पॉल ज्यादा से ज्यादा सबूत इकट्ठा करने में लगे थे कि यूएफओस और एलियंस रियल हैं, वो यही हैं और कर्टलैंड एयरफोर्स बेस में काफी इंटरेस्टेड हैं। ईयर 1980 में वेल्डेस के पास मिर्ना हैंसन का केस आया, जिसके लिए उन्होंने पॉल बेनेविट्स से मदद मांगी।
मिर्ना हैंसन के साथ एक अजीब एक्सपीरियंस हुआ था। वो न्यू मैक्सिको में अपने बेटे जोशुआ के साथ घर की ओर ड्राइव करते हुए जा रही थीं। तभी उन्होंने फील्ड्स में 2 यूएफओस देखे। उन्होंने कार को चालू ही रहने दिया और देखने के लिए जोशुआ के साथ बाहर आईं। उन्हें एक गाय फील्ड में दिखाई दी जिसे यूएफओ लाइट के जरिए लिफ्ट कर रहा था। इसके बाद मिर्ना ने खुद को कार के अंदर पाया और कार का इंजन बंद था। उन दोनों को बीच में घटी घटना बिल्कुल याद नहीं आ रही थी और जब उन्हें वो घटना याद आई तो उन्हें बताने में परेशानी हो रही थी। तो वेल्डस और पॉल ने एक साइकोलॉजी प्रोफेसर से मदद ली ताकि वो उन्हें हिप्नोटाइज करके जान सके कि उनके साथ क्या हुआ था। हिप्नोटिज्म का सेशन शुरू हुआ और मिर्ना ने जो बताया वो काफी खौफनाक था। जब मिर्ना और जोशुआ उस गाय को ऊपर उठते हुए देख रहे थे तब उन्हें भी साथ में अबडक्ट कर लिया गया था। मिर्ना उन लोगों को सुन नहीं पा रही थी लेकिन उनके माइंड में मैसेजेस क्लियरली आ रहे थे। एलियंस ने उससे कहा कि वो गलत समय में गलत जगह आ गई थी और गलती से कैटल्स के साथ ही अबडक्ट कर ली गई और अब जब वो क्राफ्ट में आ ही गई हैं तो उन्हें प्रोसीजर फॉलो करना होगा। मिर्ना ने जो अपीयरेंस डिस्क्राइब किया उससे पता चला कि वो ग्रे एलियंस थे। उन्हें एक अंडरग्राउंड बेस में भी ले जाया गया जहां उन्होंने कुछ बॉडी पार्ट्स को बबल्स में फ्लोट करते हुए देखा। आज एलियन अबडक्शन स्टोरीज काफी कॉमन है लेकिन 1980s में ये बहुत ही रेयर थी। फिर मिर्ना ने कहा कि उनकी बॉडी में सर्जरी करके एक छोटी डिवाइस इम्प्लांट की गई है। उस डिवाइस के जरिए उन्हें ट्रैक किया जा रहा था और साथ ही उनके माइंड को कंट्रोल किया जा रहा था। अब ये क्लेम तो चेक किया जा सकता था तो मिर्ना को तुरंत ही पास के मेडिकल एग्जामिनेशन सेंटर ले जाया गया और उनका एक्सरे किया गया। उनके स्कल के बेस में ठीक उसी जगह जहां मिर्ना ने बताया था वहां एक डिवाइस सच में पाई गई। अब पॉल बेनेविट्स जो भी देख रहे थे वो एयरफोर्स को रिपोर्ट कर रहे थे। रिचर्ड डोटी जो एयरफोर्स के स्पेशल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट में एजेंट थे उन्हें पॉल के केस के लिए असाइन किया गया था और जल्द ही ये दोनों अच्छे दोस्त बन गए। पॉल ने रिचर्ड डोटी को वो स्केचेस दिखाए जो मिर्ना ने बनाए थे। मिर्ना ने हॉलवेज, एलिवेटर्स और रूम और लेबोरेटरीज बनाई थीं। डोटी ने कंफर्म किया कि ये ड्राइंग्स पोंजाना वेपन कॉम्प्लेक्स से हूबहू मिलती थीं। अगले 20 सालों में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन सामने आती गई और ये बात कंफर्म हुई कि न केवल एलियंस धरती पर हैं बल्कि वो यूएस गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। लेकिन ये पार्टनरशिप कब शुरू हुई और आखिर गवर्नमेंट एलियंस के साथ मिलकर काम क्यों कर रही थी? इस सवाल का जवाब 1995 में मिला जब फिल श्नीडर और इंजीनियर जिसने डल्स बेस बनाया था वो विसल ब्लोअर बनकर सामने आए। और ये सब कुछ आपकी सोच से कहीं ज्यादा खौफनाक है। ईयर 2021 में मिलिट्री बजट $750 बिलियन था और 1996 से अमेरिकन मिलिट्री को $8.5 ट्रिलियन दिए गए और उन्हें कभी एक पैसे का भी हिसाब नहीं देना पड़ा था। 2016 में पता चला कि मिलिट्री लगभग $125 बिलियन को वेस्टेड डॉलर्स के नाम से कवर अप कर रही थी। अगर किसी साल मिलिट्री बजट कम पड़ जाता तो वो उतने अमाउंट को राइट इन कर देते और उसे प्लग कहा जाता था। लेकिन इस बात के एविडेंसेस मिले कि ये पैसे वेस्ट नहीं हो रहे थे बल्कि मिलिट्री के ब्लैक बजट का हिस्सा थे। 1995 में फिल श्नीडर ने विसल ब्लो की इतिहास के सबसे बड़े सीक्रेट ब्लैक बजट प्रोग्राम के बारे में। Southwest part of the Archuleta Mesa. We built an underground facility, better part of 3 cubic miles, hollowed out underground. We were in the process of the early stages of building. We drilled 4 large tunnel-like holes. Some of them ran 2.5 miles under the surface. The equipment kept coming up broken. So we wanted to go down and we wanted to send somebody down there, a human observer, or human observers in this case, to find out what was going on. 1979 में श्नीडर मॉरिसन नटसन के साथ जियोलॉजी टीम में काम कर रहे थे। वो नए अंडरग्राउंड बेस के लिए डल्स में खुदाई कर रहे थे। वो काफी मजबूत इक्विपमेंट के साथ काम कर रहे थे लेकिन ड्रिल्स बार बार टूट रही थीं। जब ड्रिल से एक खास जगह होल हुआ तो अचानक बहुत बुरी स्मेल आने लगी। फिल ने प्रोटेक्टिव सूट पहना और लिफ्ट के जरिए नीचे इन्वेस्टिगेट करने गए। जब वो नीचे पहुंचे तो उनके सामने एक 7 फीट ऊंचा ग्रे एलियन था। इसके बाद एक और एलियन सामने आया और फिल पैनिक करने लगे। उन्होंने अपनी पिस्टल निकाली और फायर करने लगे। उन्होंने एक एलियन को वहीं मार गिराया लेकिन बाकी एलियंस ने उनके ऊपर फायर करना शुरू कर दिया। एलियंस ने उनके ऊपर प्लाज्मा वेपन से फायर किया था जिसकी वजह से बिल ने अपनी 2 उंगलियां खो दी और उन्हें कैंसर भी हो गया। फिल को लगा वो मर चुके हैं लेकिन तभी सिक्योरिटी मैन ने उन्हें लिफ्ट में वापस रखा और वो किसी तरह बच गए लेकिन बाकी लोग नहीं बच सके। 66 लोगों ने वहीं अपनी जान गंवा दी और इस इंसिडेंट को द बैटल ऑफ डल्से बेस कहा जाता है। अमेरिकन आर्मी ने गलती से उस जगह को अनकवर कर लिया था जहां 500 सालों से एक एलियन बेस मौजूद था।
अब मिलिट्री के सामने दो ऑप्शंस थे, या तो वो एलियंस के साथ वॉर करें या फिर उनसे समझौता कर लें। उनसे वॉर जीतना पॉसिबल नहीं था, तो उन्होंने एक डील की। एलियंस ह्यूमंस को एडवांस टेक्नोलॉजी देंगे और ह्यूमंस एलियंस को और ह्यूमंस देंगे। When I saw Green Beret and Black Beret people encamped inside of our geologist camp, I knew something was up. फिल स्नीडर चाहते थे कि यूएस गवर्नमेंट एलियन प्रेजेंस के बारे में लोगों को सब कुछ बता दे। वो टॉप सीक्रेट गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स पर काम भी कर चुके थे। जब फिल ने 1995 में इंफॉर्मेशन रिवील की, तब यूएस में 131 एक्टिव स्ट्रीट अंडरग्राउंड बेसिस मौजूद थे और सारी दुनिया में 1477। यूएस के सारे बेसिस मैग्नेटिक लेविटेशन अंडरग्राउंड ट्रेन सिस्टम के जरिए कनेक्टेड थे। फिल ने बताया कि धरती पर एलियन की 7 अच्छी स्पीशीज रहती हैं और 4 इवल स्पीशीज रहती हैं। उन्होंने बताया यूएस गवर्नमेंट ने एलियन के साथ 4 ट्रीटी साइन की हैं, 1944 में, 1954 में, 1962 में और आखिरी 1979 में डॉल्से बैटल के बाद। 1954 में साइन हुई ट्रीटी को ग्रियाडा ट्रीटी कहते हैं, जो यूएस गवर्नमेंट और ग्रे एलियंस के बीच साइन हुई थी, जिसके अनुसार एलियंस को अलाउ किया जाएगा कि वो ह्यूमंस को एब्डक्ट कर सकें और उन पर एक्सपेरिमेंट कर सकें। लेकिन उन्हें यूएस गवर्नमेंट को और खास तौर पर मैजेस्टिक 12 कमिटी को सभी लोगों की लिस्ट देनी होगी। इसके बदले एलियंस यूएस गवर्नमेंट को एडवांस टेक्नोलॉजी देने वाले थे। फिल की माने तो यूएस मिलिट्री टेक्नोलॉजी सिविलियंस से 1200 साल आगे थी। ईयर 1995 में यूएस गवर्नमेंट के पास स्टील टेक्नोलॉजी थी, जिससे वो अदृश्य रूप से किसी पर नजर रख सकते हैं। वो स्पेशल मेटल अलॉयस बना सकते हैं जो धरती पर नहीं है, और मिलिट्री के पास डिवाइस है जो भूकंप ला सकती है। 1989 का सैन फ्रांसिस्को अर्थक्वेक और 1995 का कोबे अर्थक्वेक उसी डिवाइस की टेस्टिंग थी। फिल ने यहाँ तक कहा कि ट्रेड सेंटर की बॉम्बिंग और ओक्लाहोमा सिटी बॉम्बिंग न्यूक्लियर डिवाइस से की गई थी। एड्स और दूसरे वायरसेस पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए बनाए गए थे। फिल की माने तो ये सब कुछ सिर्फ एक पर्पस के लिए किया जा रहा है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर एस्टैब्लिश करने के लिए। एलियंस का प्लान है प्लैनेट को टेक ओवर करना और 90% पॉपुलेशन को खत्म कर देना। फिल ने दावा किया कि वो गवर्नमेंट के सर्विलेंस में हैं, लेकिन अपनी लाइफ का रिस्क लेकर ये सब डिस्क्लोज कर रहे हैं। फिल दरअसल अपनी लाइफ को लेकर लगातार चिंता में थे। उनके 11 क्लोज फ्रेंड्स रहस्यमयी सर्कमस्टेंसेस में मारे गए थे, लेकिन हर मौत को सुसाइड डिक्लेयर कर दिया गया था। उन्होंने बार बार कहा कि अगर वो मारे जाते हैं तो वो कभी सुसाइड नहीं होगी, बल्कि वो एक मर्डर होगा। इस लेक्चर के 4 महीने बाद फिल स्नीडर अपने अपार्टमेंट में मिस्टीरियस सर्कमस्टेंसेस में मृत पाए गए। डिक्लेयर किया गया कि उन्होंने सुसाइड कर ली है। उनकी मौत मिस्टीरियस इसलिए थी क्योंकि उनके गले में एक मेडिकल ट्यूब लिपटी हुई थी, उनके पास गन थी और पेनलेस डेथ के लिए काफी सारी पिल्स भी थीं, लेकिन उनकी मौत इस पाइप से हुई थी। खुद को इस तरह ट्यूब से घोंटकर मारना शायद किसी के लिए संभव ना हो, खासकर जब फिल के लेफ्ट हैंड का कुछ हिस्सा और 2 फिंगर्स थी ही नहीं। कैंसर ट्रीटमेंट की वजह से उनके शरीर में उतनी ताकत भी नहीं थी कि वो खुद को इस तरह मार सकें। मेडिकल एग्जामिनर का सीन पर जाना कंपलसरी था, लेकिन उसने वहां जाने से मना कर दिया। जब फिल के परिवार वाले बॉडी कलेक्ट करने गए, तब वहां से सब कुछ मिसिंग था। डल्से बेस के फोटोग्राफ्स, रिकॉर्डिंग्स, उनके लेक्चर की रिकॉर्डिंग्स, सब कुछ। इसके बाद कुछ और अजीब हुआ। न्यूज़पेपर कॉलम में ऑबिचुरी पोस्ट की गई कि फिल की मौत स्ट्रोक से हुई है। अब फिल के परिवार ने यह पोस्ट नहीं करवाया था, तो फिर आखिर किसने करवाया, ये आज भी एक रहस्य ही है। थॉमस कैस्टेलो एक मिलिट्री फोटोग्राफर थे, जिनके पास टॉप सीक्रेट क्लियरेंस था। वो अक्सर सेंसिटिव प्रोजेक्ट्स की फोटोग्राफी करते थे। उन्होंने नेलिस एयरफोर्स बेस के नीचे अंडरग्राउंड फैसिलिटी में फोटोग्राफी की थी, एरिया 51 में की थी और डल्से अंडरग्राउंड बेस में भी की थी। 1987 में कैस्टेलो भी विसल ब्लोअर बन गए और डल्से बेस को छोड़ने से पहले उन्होंने वहां से कुछ डॉक्यूमेंट चोरी भी कर लिए, जिन्हें डल्से पेपर्स कहा जाता है। इसके साथ उन्होंने 30 ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफ्स और वीडियोस भी चोरी किए थे। उन्होंने बताया कि सीक्रेट प्रोजेक्ट में काम करते समय उन्होंने ओथ ली थी, जिसे तोड़ने का मतलब मौत की सजा थी। वो चाहे कुछ भी देखें या सुने, उन्हें इसके बारे में किसी से बात करने की इजाजत नहीं थी। कैस्टेलो ने बताया वो लोग इंसानों की जिंदगी के साथ बहुत रिस्की चीजें करते हैं और उनके एक्सपेरिमेंट्स में किसी की जान जाना आम बात है। ये फेमस कैस्टेलो फोटोग्राफ है जिसमें इंसानों को पॉट्स में रखा गया है। वो लोग ह्यूमन बॉडीज को पॉट्स में क्रिएट करके उनके हार्मोन्स को हार्वेस्ट करते हैं। कैस्टेलो ने डल्से बेस की अंडरग्राउंड फैसिलिटी के 7 लेवल्स के बारे में बताया। पहला फ्लोर सिक्योरिटी और कम्युनिकेशन का है,
दूसरा ह्यूमन स्टाफ हाउसिंग, जिसमें ह्यूमंस नहीं बल्कि एलियंस रहते हैं। तीसरा एग्जीक्यूटिव्स एंड लेबोरेटरी। चौथा माइंड कंट्रोल एक्सपेरिमेंट्स। पांचवा एलियन हाउसिंग। छठा जेनेटिक एक्सपेरिमेंट्स एंड जू, यहाँ ह्यूमंस और एलियंस के हाइब्रिड्स को रखा जाता है। 7th लेवल में क्रायोजेनिक्स और कोल्ड स्टोरेज है। ये बेस 2 मील नीचे तक फैला हुआ है। एस्टिमेट है कि लगभग 1,80,000 एलियंस फैसिलिटी में काम कर रहे हैं। एलियंस की अलग अलग स्पीशीज इसमें शामिल हैं, जिन्हें रूलिंग क्लास और वर्कर क्लास में डिवाइड किया गया है। ये सभी अपना काम एक खास रूलिंग क्लास को रिपोर्ट करते हैं, जिन्हें ड्रेको कहा जाता है। और ये ड्रेको लिजर्ड पीपल या रेप्टिलियंस हैं। अब ये लिजर्ड पीपल एलियंस नहीं हैं, बल्कि रेप्टाइल्स और डायनासोर से इवॉल्व हुए हैं और इंसानों से छुपे रहे हैं। उन्होंने हजारों साल पहले से अंडरग्राउंड टनल सिस्टम्स बना रखे हैं। इन्होंने ह्यूमंस की एक वर्कर क्लास को खुद क्रिएट किया है ताकि वो इनके लिए काम कर सकें। थॉमस कैस्टलो ने अपनी सारी जिंदगी यूरोप में छुपकर बिताई है और वो जिंदा बचने में कामयाब रहे हैं। जॉन लिया भी अपने समय में ये खुलकर बोलते थे कि एलियंस रियल ही नहीं बल्कि वो धरती में रहते भी हैं। लियन ने भी ऐसा ही दावा किया था कि एलियंस यूएस गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। 1988 में लियन ने एक डॉक्यूमेंट रिलीज किया जिसका टाइटल यूएफओ कवर अप था। लियन ने इस डॉक्यूमेंट में मैजेस्टिक 12, रॉसवेल इंसिडेंट, एब्डक्शंस, कैटल म्यूटिलेशंस और डल्से बेस के बारे में लिखा था। लियन ने 4 सोर्सेज से कंफर्म किया था कि डल्से बेस कॉम्प्लेक्स और उसका 7 स्टोरी स्ट्रक्चर सही है। लियन ने वहां रहने वाली एलियन स्पीशीज की डिटेल्स भी दी थी। लिया का कहना था कि एलियंस ह्यूमन फीमेल्स को यूज करके खुद रीजनरेट होने की कोशिश कर रहे हैं। लियन ने बड हॉपकिंस की बुक इंट्रूडर्स की बात की। हॉपकिंस ने सालों तक एब्डक्शन केसेस को स्टडी किया है। उन्होंने एब्डक्ट हुई सैकड़ों महिलाओं को हिप्नोटाइज करके इन्फॉर्मेशन निकाली थी कि ह्यूमन फीमेल्स को एलियन रिप्रोडक्शन वेसल की तरह यूज करके एलियन हाइब्रिड पैदा कर रहे हैं। हैरानी की बात है कि यूएस गवर्नमेंट एलियंस के साथ कंप्लाई कर रही है। जॉन लियर ने अपना इंटरव्यू ये कहकर बंद किया कि अगर आपको कहीं कोई यूएफओ दिखाई दे तो अपनी जान बचाकर भागो। ये काफी वाइल्ड क्लेम्स लगते हैं और इन्हें जांचने का हमारे पास कोई तरीका नहीं है। ये विसल ब्लोअर्स की इंफॉर्मेशन पर बेस्ड एपिसोड है। फिल स्नीडर की मौत सच में रहस्यमयी सर्कमस्टेंसेस में हुई थी और यूएस गवर्नमेंट के सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स तक हमारी पहुंच नहीं है। कुछ रिपोर्ट्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन की हैं, आप चाहें तो उन्हें पढ़ सकते हैं। तो डल्से बेस को एक रहस्य की तरह ही देखा जाना चाहिए। आज के एपिसोड में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट्स में अपनी राय दें। अगर आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर सकते हैं। हम जल्द आपसे एक नए एपिसोड के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।